उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं और बंगाल के भावी मुख्यमंत्री श्रीमान शुभेंदु अधिकारी जी। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। देश बदल रहा है, देश की सियासत बदल रही है और सियासत को आगे बढ़ाने वाले भी बदल रहे हैं। अपने जीवन के 30-40 साल कोई अगर राजनीति में देता है, जमीन से जुड़ करके राजनीति करना शुरू करता है, उसका सपना होता है कि एक दिन वो इस प्रदेश की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठ करके और इस प्रदेश की सेवा कर सके, जिस भी प्रदेश का वो हो। पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल की जनता ने आजादी के बाद से मोटे तौर पर जो पीढ़ी मौजूद है उसने दो पार्टियों को सत्ता में आते हुए देखा। जाते हुए देखने के लिए आंखें तरस गई, कई पीढ़ियां चली गईं। 35 साल जिस तरीके से लेफ्ट का शासन रहा, उसके बाद जिस तरीके से ममता बनर्जी पिछले 1.5 दशक से पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार चला रही थी, अब भारतीय जनता पार्टी यहां पर अपनी सरकार चलाएगी। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को मिले प्रचंड बहुमत के बाद अब वो पल भी नजदीक आने वाला है जब बंगाल में बीजेपी सरकार बनने जा रही है। जिस बात को लेकर बीते कई दिनों से सस्पेंस था कि आखिर बंगाल में बीजेपी की तरफ से सीएम पद का चेहरा कौन होगा, इस पर अब सस्पेंस खत्म हो गया है और बंगाल में बीजेपी ने अपना खेवनहार चुन लिया है। गृह मंत्री अमित शाह और उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी को पश्चिम बंगाल का पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया था और विधायक दल की बैठक में नेता चुनने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। बैठक में बीजेपी विधायकों से नाम मांगे गए, जिसमें सभी ने शुभेंदु अधिकारी का नाम सुझाया। इसके बाद बीजेपी की तरफ से पर्यवेक्षक बनाए गए अमित शाह ने शुभेंदु अधिकारी को बंगाल में भाजपा के मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत किया, उनके नाम का ऐलान किया। अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी एक मुख्यमंत्री के साथ 2 डिप्टी सीएम के प्लान पर भी काम कर रही है, जिसमें किसी महिला को मौका दिया जा सकता है। बंगाल में भाजपा ने ममता बनर्जी को सत्ता से हटाया है और आने वाले समय में ममता बनर्जी महिला विक्टिम कार्ड ना चल सकें, इसके लिए बीजेपी अभी से तैयार दिख रही है। और ऐसा कहा जा रहा है कि कैबिनेट में महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व के साथ डिप्टी सीएम के पद पर भी बैठाया जाएगा। 9 मई को सुबह 11 बजे समय तय किया गया है जब बंगाल में मुख्यमंत्री के रूप में शुभेंदु अधिकारी शपथ लेंगे। बंगाल में बीजेपी के युग का उदय होने जा रहा है और रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के दिन शपथ ग्रहण का समय निर्धारित करके बीजेपी ने आने वाले समय के लिए अपनी सांस्कृतिक नीतियों की झलक भी पेश कर दी है। बंगाल में बीजेपी को जिस तरह का प्रचंड बहुमत मिला, उसके बाद बीजेपी के ऊपर जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हैं। बंगाल में भाजपा ने कई चुनावी वादे किए हैं, उन्हें पूरा करने के लिए सबसे अहम काम होगा कि समयबद्ध तरीके से उसका निस्तारण करते चला जाए। बंगाल के चुनाव में एक सनातन एकता और घुसपैठ को लेकर बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाया, जिसे लेकर लोगों की नजर अब बीजेपी की सरकार पर रहेगी। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम के तौर पर शुभेंदु अधिकारी के नाम का ऐलान करते हुए बीजेपी के एजेंडे को साफ किया कि सरकार बनने के बाद भाजपा की पहली प्राथमिकता घुसपैठियों को बंगाल से बाहर करने की है। फिलहाल 9 मई को भाजपा की सरकार बनने जा रही है और लोगों को उम्मीद है कि आने वाले समय में भाजपा ने जिन मुद्दों को जनता से वादा किया है उस पर फोकस करके वो काम करेगी। दूसरी तरफ बंगाल में राज्यपाल की तरफ से विधानसभा भंग कर दी गई और ममता बनर्जी के ऊपर भी सबकी नजर है कि वो विपक्ष की भूमिका किस तरह से निभाएंगी। 15 साल तक सत्ता में रहने वाली ममता बनर्जी अब विपक्ष में किस तरह से पेश आएंगी, क्योंकि चुनाव के रिजल्ट आने के बाद जिस तरह से ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने से इनकार किया और राज्यपाल को विधानसभा बर्खास्त करने का फैसला लेना पड़ा,
उससे ममता बनर्जी के अगले रुख पर सबकी नजर है। हम आज बीजेपी की जिस तरीके की सरकार बनने की प्रक्रिया चल रही है उस पर बात करेंगे। बीजेपी के सामने चुनौतियां क्या हैं, विपक्ष किस तरीके से अपनी रणनीति को लेकर के आगे बढ़ेगा, और इन सब से भी आगे बंगाल की जनता ने जिस बात के लिए वोट दिया है, जिस वजह से उसने इस सरकार को चुना है, क्या नई सरकार उन उम्मीदों पर खरा उतर पाएगी। हम करेंगे खास चर्चा, लेकिन उससे पहले वो बयान जो सुर्खियों में है। चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई है। लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री এই নির্বাচনের প্রধান প্রচারক, যার মিটিংয়ে লক্ষ 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 মানুষ এসেছেন, যার অক্লান্ত পরিশ্রম এবং যিনি কথা দিয়ে গেছেন, আমি আপনাদের কাছে কথা দিতে পারি আগামী মন্ত্রিমণ্ডল, আগামী বিধায়ক দল, সর্বোপরি ভারতীয় জনতা পার্টির সংগঠন, বিচারধারার সঙ্গে যুক্ত লোকজন এবং অসংখ্য পশ্চিম বাংলার সাংস্কৃতিক চেতনার রাষ্ট্রবাদী নাগরিককে নিয়ে আমরা সংকল্পপত্র প্রত্যেকটা সময়বদ্ধ সময়ের মধ্যে पूर्ण করব। पश्चिम बंगाल का भारतीय जनता पार्टी का सबसे पहला मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल से शुभेंदु अधिकारी जी हुआ। मैं धन्यवाद बोलता हूं, और शुभेंदु अधिकारी का नेतृत्व में और पश्चिम बंगाल में हमारा पार्टी श्रमिक भट्टाचार्य का नेतृत्व में हमारा पार्टी जो जनता 11 करोड़ जनता है पश्चिम बंगाल में, उसको लेके हम लोग एक साथ चलेंगे। तो निश्चित तौर से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि एक आधुनिक बंगाल बनेगा, विकसित बंगाल बनेगा, ऐसा बंगाल बनेगा जिनमें बंगाल के लोगों का उनका वहाँ की परिसंपत्तियों पे हक होगा, न कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी लोगों को, घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा और फिर से बंगाल को एक औद्योगिक एक विकास के पथ पे अग्रसर किया। गंगोत्री से गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी का भगवा अब लहरा रहा है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक एक करके अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने का काम किया, उसकी जड़ें दरअसल पश्चिम बंगाल से ही निकली हैं। सबसे मजबूत जड़ यानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। नेहरू सरकार में वो कैबिनेट मंत्री भी थे। 1951 में नेहरू से जब मतभेद हुआ, उसके बाद उन्होंने जनसंघ की स्थापना की। वही जनसंघ आगे चल करके भारतीय जनता पार्टी के रूप में आज देश के सामने है। जो बातें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस समय पे कही थी, एक एक करके भारतीय जनता पार्टी का जो वर्तमान नेतृत्व है, उसने उस एजेंडे को, उन लाइनों को धीरे धीरे करके पूरा किया है। पश्चिम बंगाल के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो देहांत हुआ वो जम्मू कश्मीर में हुआ। जम्मू कश्मीर में एक समय ऐसा था जब वहां का झंडा अलग था, वहां का प्रधान, वहां का विधान सब अलग था। नारा दिया गया, एक देश में एक विधान, एक प्रधान, एक विधान चलेगा। यानी अलग अलग जो कानून की माने न माने अपना प्राइम मिनिस्टर, इस तरीके की चीजें नहीं होंगी। उसी आंदोलन में वो नहीं रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार 2014 से आगे बढ़ते हुए 2019 में आई, दोबारा उसने चुनाव जीता। उसके बाद गृह मंत्री के रूप में अमित शाह ने धारा 370 को हटाया। इस बीजेपी की सरकार में, मोदी सरकार में वो हटी और धीरे धीरे जम्मू कश्मीर अपने रास्ते को पकड़ता चला गया। अब उसके बाद
एक एक करके अलग अलग राज्यों में समय बीता, चुनाव होते रहे, बीजेपी का परचम आगे बढ़ता रहा। पश्चिम बंगाल, जहां पर एक दौर में कांग्रेस के बाद लेफ्ट ने जिस तरीके से अपनी सत्ता जमाई, उसकी जड़ें हिलाने में चूल्हे हिल गईं राजनीतिक पार्टियों की। फिर 2011 में ममता बनर्जी ने उनको पटकनी दी और उस समय पर जो चेहरा ममता बनर्जी ने जिस समय पटकनी दी लेफ्ट की सरकार को, सबसे बड़ा चेहरा उनके वफादार साथियों में शुभेंदु अधिकारी का ही था। और शुभेंदु अधिकारी 2020-21 आते आते तृणमूल कांग्रेस से दूर और भारतीय जनता पार्टी के करीब दिखने लगे। और अब यह स्थिति है कि वो पश्चिम बंगाल की कमान कुछ घंटों के बाद संभालेंगे। हमारे साथ रोहित राय जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। जुबेल एसके जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। नीरज राय जी हैं, प्रवक्ता हैं टीएमसी के। राजेंद्र प्रसाद जी हैं, प्रवक्ता हैं सीपीआई-एम की तरफ से। और जिस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं उसमें निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जो उम्मीदों का आसमान खड़ा किया है, वो सबसे बड़ी चुनौती है बीजेपी के सामने। चर्चा की शुरुआत आज नीरज जी हम आपके साथ में करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र की खूबसूरती तभी है जब विपक्ष की आवाज बुलंद हो, पहले से ज्यादा बुलंद हो। अभी शुभेंदु अधिकारी का नाम तय हो गया है। शुभेंदु, पश्चिम बंगाल को आप किस तरीके से एनालाइज करते हैं, अपनी पार्टी के लिहाज से भी और एक नागरिक के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से भी? देखिए, एज ए सिटीजन मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ, बंगाल में भाजपा की सरकार आई क्योंकि ममता बनर्जी की जो गवर्नमेंट थी वो एंटी लेफ्ट से बनी हुई सरकार थी। वो एंटी लेफ्ट से बनी हुई सरकार के पास कोई इकोनॉमिक एजेंडा हो, कोई पॉलिटिकल एजेंडा हो, कोई सोशल एजेंडा हो, कोई वुमेन का एजेंडा हो, ये सब नहीं था। उसका सिर्फ एक ही एजेंडा था, वो एंटी लेफ्ट है। जब हम ममता जी के भाषण को नोटिस करेंगे 2011 के बाद के कि लेफ्ट ने ये कर दिया, लेफ्ट ने वो कर दिया, लेफ्ट पार्टीज ने ये कर दिया। उसके बाद जब हम देखेंगे कि सेकेंड टर्म में उनके 2016 he has taken many steps like वुमेन के ऊपर उन्होंने साइकिल्स दिया फ्री में, बहुत सारे फ्रीबीज दिया बहुत सारे लोगों को। उसके बाद उनका एजेंडा पूरी पॉपुलिस्ट एजेंडा में तब्दील हो गया। और सेंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट अगर देखेंगे, सेंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ, बहुत तीस्ता डिस्प्यूट हो या फिर बॉर्डर इश्यूज हो। और उसके बाद अगर हम देखेंगे, जब देखेंगे बीजेपी का अगर एजेंडा देखेंगे 2021 में 77 सीटें आई बीजेपी के 77 सीटों ने ये ऐलान कर दिया कि उससे अगली बार ये चुनाव जीत सकते हैं। बहुत कम मार्जिन से ही वो पावर में आए थे। अगर हम 2026 का इलेक्शन देखेंगे तो बीजेपी ने पूरा गेम ही चेंज कर दिया और वो पावर में आ गई। लेकिन अगर हम देखेंगे तो हमारा नेशन एक वन नेशन स्टेट की तरफ, सेटेलाइट स्टेट की तरफ बढ़ रहा है, जिसमें विरोधियों का एक तरफ हम देखेंगे विरोधियों मल्टी पार्टी जो डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट था वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। इससे हमारा देश एक वन नेशन वन पार्टी सिस्टम की तरफ जा रहा है। तो ये उतना ही जरूरी नहीं है। हम लोग उतना वैसा जाएंगे या फिर हम लोग एक मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी की तरफ अप्रोच करेंगे, ये देखना जरूरी होगा। ठीक है, ये आपने जो बात कही हम इसको भी चर्चा में आगे लेकर के आएंगे। ये बिंदु हमारे जहन में है, मल्टी पार्टी, सिंगल पार्टी या टू पार्टी, और फिर स्टेट मतलब जो रीजनल पार्टीज हैं और जो नेशनल पार्टीज हैं, हम इस पे चर्चा करेंगे। मैं रोहित राय जी आपसे अब समझना चाहूंगा, 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो विपक्ष की तरफ से आई हैं, लेकिन बड़ी क्लियर कट और प्रिसाइज हैं। ये इस पे आपको ध्यान देना चाहिए। देखिए, चूंकि 50 साल के करीब ऐसा एक सत्ता का दौर चला है, एक ऐसी पीढ़ी वहां पर मौजूद है जिसने पहले लेफ्ट को देखा है और फिर वो टीएमसी में चले गए। आज जब आपकी इतनी बम करके मेजॉरिटी आई है, ये फैक्ट है कि बहुत सारा इंसान, बहुत सारा ऐसा समर्थक आपके साथ में
न सिर्फ समर्थक के रूप में आया है बल्कि वो पार्टी पोजीशन भी होल्ड कर रहा है, वो इलाके भी होल्ड कर रहा है। जो कभी लेफ्ट के लिए करता था, अब उसने अपनी दुकान 2011 में टीएमसी के बोर्ड लगा दिए, अभी बीजेपी का बोर्ड लगा करके बैठा हुआ है, लगा दिया है उसने। आप इसमें शक शुबा मत रखिए, क्योंकि लोग तो ऐसा है नहीं कि बंगाल के बाहर से आप लाएंगे, बंगाल के ही लोग हैं। कुछ हैं जिनको वो जा रहे हैं, अगर चले जाते हैं अपने से अच्छा है, वरना धक्का मारिएगा उनको। घुसपैठिए के नाम से हम लोग जानते हैं, जो आपने एक इंपॉर्टेंट वादा कर रखा है। अभी ये बताइए कि जिसकी तासीर में लेफ्ट है, जिसके हाथों में टीएमसी है, उसके जहन में बीजेपी कैसे उतार करके और अपना बंगाल बनाएगी? देखिए, पहली बात यह है कि हमारे पार्टी ने बहुत क्लियरली बोल दिया है कि अगले 1 महीने तक कोई ज्वाइनिंग नहीं होगा। इस बीच में अगर किसी भी नेता ने, चाहे वो एमएलए हो, सांसद हो या कोई भी बड़े नेता, अगर किसी को उन्होंने पार्टी के अंदर लाया तो वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। बहुत सारी जगह पे हम देख रहे हैं, और ये टीएमसी के लोग खुद ही आके बोल रहे हैं कि ये 4 मई दोपहर 12 बजे के बाद अचानक से वो लोग बीजेपी बन गए और बीजेपी बन के टीएमसी के ऊपर अटैक कर रहे हैं। और इसके परिणाम ये है कि इनमें से बहुत सारे लोग ऑलरेडी अरेस्ट हो चुके हैं, और हम आशा करते हैं कि ऐसे चीजें नहीं है, क्योंकि ये जो टीएमसी के गुंडे हैं, इनको अपने आप को बचाना है, और बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, ये हम अलाउ नहीं करेंगे। जहां तक घुसपैठ की बात है, वहां पे हम डेफिनेटली जिस तरीके से टीएमसी ने काम किया, उन्होंने हमें जमीन नहीं दी, और हाईकोर्ट ने बोला था 31 मार्च के अंदर जमीन देने के लिए, उसके बावजूद सिर्फ 7 किलोमीटर का जमीन दिया गया, जो बहुत ही गैर कानूनी है और ये गणतंत्र के खिलाफ भी है। वो हम सभी एक साथ सही करेंगे। आपने एक और सवाल रखा था विरोध के बारे में। अभी प्रॉब्लम ये है बंगाल में कि जो विरोधियों है हमारे, वो बहुत कंफ्यूज है, उनको पता नहीं कि अपोजिशन में करना क्या है। जैसे कि हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता वो अभी बोल रहे थे कि टीएमसी जब पावर में आया 2011 में, तब वो पूरा एंटी लेफ्ट होके आए थे। जब टीएमसी 2011 में पावर में आए, उनके साथ उनके सहयोगी थे कांग्रेस, शुरुआती कैबिनेट में कांग्रेस भी हिस्सा था, तो अभी वो खुद अपने आप को ही क्रिटिसाइज कर रहे थे। फिर उन्होंने बहुत सारे ऐसे मुद्दे रखे जो बहुत ही बेबुनियाद है, पर हम यही आस्था रखते हैं कि हम साथ में जाएंगे। टीएमसी का इस राज्य में कोई भविष्य नहीं है। ये हमारा अनुमान यही है कि बाद में कांग्रेस या लेफ्ट या फिर जो बाकी अन्य दल है, आईएसएफ हो या एजेयूपी हो, यही दल सामने आएंगे, और हम आशा रखते हैं कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन रहेगा पश्चिम बंगाल में, और हम साथ में पश्चिम बंगाल को आगे लेके जाएंगे, क्योंकि अभी पश्चिम बंगाल का हालत बहुत ही खराब है। ये लॉ एंड ऑर्डर देख लीजिए, नारी सुरक्षा देख लीजिए, सब कुछ बहुत ही खराब है। ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना डेवलपमेंट है। हम जैसे यूथ को बाहर जाना पड़ रहा है, और ये हम आगे तब ही बढ़ सकते हैं जब हम एक साथ हाथ मिलाएंगे, वरना ये पॉसिबल नहीं है। ये जो सड़ चुका है अंदर तक, इसको अच्छे से क्लीन करने के लिए पूरे विरोधियों को और सत्ता पक्ष सबको एक साथ एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। हम वही सोच रहे हैं कि हम आगे सब मिलकर काम करेंगे और नया विकसित बंगाल बनाएंगे। रोहित जी, जो बात आपने कही है, ये चुनाव के प्रचार तक इनमें से कई बातें ऐसी थी जो बड़ी अपील कर रही थी लोगों को भी, मीडिया को भी। हम भी उन चीज़ों को अपने प्रोग्राम्स में लगातार दिखाते रहते थे कि आपकी तरफ से ऐसा वादा किया गया, आज ये कहा गया, आज वो कहा गया, वगैरह वगैरह। लेकिन आप 2-3 चीजें ऐसी हैं जिसको खुद भी इंडिकेट कर रहे हैं और वास्तविकता भी वही है। एक तो जिस तरीके की चुनाव अभी फिलहाल में हिंसा चल रही है, हाल फिलहाल में नतीजे आने के बाद से बहुत सारा तबका ऐसा है जो बीजेपी का बोर्ड लगा करके अपने को जिंदा रखना चाहता है, लेकिन उसके लिए उसको किसी की बलि चढ़ानी है और वो चढ़ा भी रहा है। और इसमें स्थिति यहां तक गंभीर हुई है कि शुभेंदु अधिकारी के जो पीएस थे वो भी नहीं रहे अब दुनिया में, वो भी दिवंगत हो गए। तो जिस तरीके की स्थिति है उसमें आप एकदम से ओवरनाइट चेंज कर नहीं सकते। जो लोग आपके साथ में हैं, मतलब जिसको आपने चीफ मिनिस्टर तय किया है कुछ देर पहले, अमित शाह ने तय किया है, वो भी टीएमसी के ही एक दौर के सबसे बड़े वफादार रहे हैं। तो ऐसे में जब कोई व्यक्ति, भले आज की डेट में वो उनको गद्दार कह रहे हो टीएमसी वाले, लेकिन बहुत सारे संबंध, बहुत सारे ताल्लुकात, बहुत सारी अपील ऐसी होती है जो व्यक्तिगत होती है। आप इस बात को भी समझिए। तो ऐसे में आपने 1 महीना 2 महीना बैन लगा दिया हो कि नए नेता नहीं आएंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, लेकिन बंगाल जिस तरीके से आगे बढ़ना शुरू होगा कल के बाद से, वो स्थिति
आपकी पार्टी में ऊपर से नीचे तक जिस तरीके का अरेंजमेंट है बहुत टफ होने जा रहा है, इसके लिए किस तरीके की लकीर आपने लगाई है? मैं चाहता हूं कि उसको आप ओपन करें ताकि बंगाल की जनता मुतमईन हो इस बात से कि वो नहीं होगा जो लेफ्ट के समय कभी टीएमसी ने अडॉप्ट कर लिया या टीएमसी के बाद अब लोग कह रहे हैं कि बीजेपी अडॉप्ट कर रही है। तो वो बिल्कुल नहीं होगा। अगर हम अडॉप्ट करते वो चीज, आपने हिंसा से बात शुरू किया तो मैं आपको कुछ डेटा देना चाहता हूँ। 2021 में जब हम हार गए थे सेकेंड में, उसके बाद 4 दिन के अंदर हमारे लगभग 20 से ज्यादा नेता मारे गए थे। इस बार भी बहुत ही, मैं कंपेयर नहीं करना चाहता हूँ इस चीज को, पर अभी भी हमारे राज्य में 5 ऐसे मौत हो चुके हैं और 5 में से 4 बीजेपी के हैं, 1 कांग्रेस के हैं जिनको टीएमसी ने मारा था 24 मई में। तो अभी भी जो गुंडागर्दी चल रहा है वो टीएमसी की तरफ से ही चल रहा है। पर ये मैं कंपैरिजन नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि अभी हमारा सरकार है, हमें ही दायित्व लेना है। कल से जब मुख्यमंत्री शपथ लेने के बाद पूरा दायित्व हमारे ऊपर ही आएगा। तो जिस तरीके से हमने माफिया राज को खत्म किया है बाकी के प्रदेशों में, इससे इस स्टेट को भी करेंगे। मैं वही बोलना चाहता हूँ आपको कि देखिए आज जो नंबर हमारे पास आया है 207 बीजेपी को और टीएमसी को 80, अगर यही नंबर उल्टा हो जाता, अगर बीजेपी को 80 और टीएमसी को 207 मिलता तो आज बंगाल का क्या स्थिति होता? ये हमारे जो कांग्रेस के भाई है या सीपीएम के भाई है क्या वो सेफ महसूस करते? बिल्कुल नहीं। आज ऐसे बहुत सारे जगह जैसे करीमपुर में है कि एक कांग्रेस के पार्टी ऑफिस को हमने फिर से इनॉग्रेट किया। ऐसे बहुत सारे लेफ्ट के पार्टी ऑफिस भी है जो हमने इनॉग्रेट कर रहे हैं। तो हमें नहीं लगता, हमें उम्मीद ये है क्योंकि बंगाल हमारे लिए एक सिविलाइजेशनल बैटल है। एंड इन दिस सिविलाइजेशन बैटल, जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी के ये धरती में हम एक विकसित बंगाल बनाएंगे जो पूरे भारत के लिए एक एग्जाम्पल होगा। हम उस राज्य में गलती कर नहीं सकते हैं, तो इसीलिए हम बहुत ही सीरियस है कि इस चीज को अच्छे से लिया जाए और हम उम्मीद रखते हैं कि किसी भी इन्फिल्ट्रेटर या किसी भी क्रिमिनल को हम पार्टी में एंट्री नहीं देंगे। ठीक है जुबेल जी, जो बात आपने उठाई थी पार्टी मतलब वन पार्टी वाली, उसको अभी रोहित जी ने अपने जवाब में कुछ कंपनसेट करने की कोशिश की है। उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वो अपने आप में पहला पूरा एक अलग विषय है। लेकिन ये बात तो है कि टीएमसी से इतर बीजेपी भी चाहती है कि एक स्वस्थ विपक्ष सामने आए जिसमें कांग्रेस भी हो, लेफ्ट भी हो, टीएमसी भी हो सकती है। लेकिन जिस तरीके की मारकाट या लोगों की जान की कीमत पर होता था, उससे वो चाहती है कि सबका कोऑपरेशन हो। क्या यह संभव है? हाँ देखिए, जिन पर भी जो जिन लोगों का भी मौत हुआ है और फिर जो भी हो रहा है तोड़ फोड़, ये सब तो नहीं होना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर शुड बी मेंटेन, लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन रहना चाहिए। और आपने एक बात भी बोली कि इनके जहनों में तो लेफ्ट है लेकिन पार्टी तो राइट विंग है। कैसे ये सब मान पाएंगे? तो इनके, क्योंकि बंगाल में कल्चर है लेफ्ट का कल्चर हुआ, उसके बाद टीएमसी आया, वो भी लेफ्टिस्ट टोन में ही अपनी सरकार चला रही थी। लेकिन अब जब बीजेपी का सरकार आया, इससे बीजेपी को बहुत फायदा हुआ क्योंकि बीजेपी का पार्टी एज ए पार्टी वो ग्रो कर गया क्योंकि उसमें लेफ्टिस्ट चिंताधारा के लोग भी आए, उनमें राइट विंग लोग तो पहले से ही है। इससे बीजेपी का ये अच्छा हुआ कि बीजेपी एक सेंटरिस्ट पार्टी की तरह प्रेजेंट हो रहा है अभी, जो अदर पार्टियों के लिए भी थोड़ा मुश्किल होगा उसको सेंटर से भी या फिर राज्यों से भी हटाना अभी। लेकिन ये डेमोक्रेसी के लिए थोड़ा चैलेंजिंग होगा। इनके लिए अच्छा हुआ लेकिन डेमोक्रेसी के लिए थोड़ा चैलेंजिंग होगा और अदर पार्टी के लिए थोड़ा चैलेंजिंग ही होगा अभी, क्योंकि लेफ्ट लोग आगे इनके पार्टी का जो ओवरऑल चिंताधारा हुआ, इनमें ग्रोथ हुआ। लेकिन हमारी पार्टियां भी काम कर रही है राहुल जी के अंडर लीडरशिप में, जल्दी ही हम लोग भी। लेकिन इनके पार्टी का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है सेकुलरिज्म। इनके पार्टी सेकुलरिज्म, क्योंकि हमारे पार्टी में अगर देखेंगे तो हम लोग एक सेकुलर पार्टी है। हमारे पार्टी में जैसे सिख है, ईसाई है, सब लोग है और हिंदू धर्म के जाति के भी लोग हैं। हमारे पार्टी में अगर आप देखेंगे कि नेशनल लेवल में बहुत सारे मुस्लिम एमएलएस भी है, हिंदू एमएलएस भी है, सिख एमएलएस भी है। लेकिन इनके पार्टी में अगर आप देखेंगे एक भी मुस्लिम एमएलए नहीं है जो कि
जो कि एक चेतावनी वाली बात है। इनके पार्टी को हर धर्म को रिप्रेजेंट करना चाहिए। नहीं, ये बात आपका सुझाव के रूप में ठीक है, लेकिन बीजेपी की सरकार आज देश के कई राज्यों में है और केवल बंगाल ही क्यों, इनके पास जहां जहां मतलब चाहे केंद्र में बैठे हो चाहे राज्य में बैठे हो, मेरे ख्याल से गिने तो भी नहीं मिलेगा, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा इनके पास मुस्लिम। क्योंकि एक तो यह है कि अपना टिकट वेस्ट करना नहीं चाहते, कोई पार्टी नहीं करना चाहती, ये भी नहीं करना चाहते, क्योंकि मुसलमान इनको वोट देगा नहीं देगा उस पर बड़ा डाइसीनेस है और बहुत कंफर्टेबल मुसलमान इनके साथ में हो नहीं पाता है। दूसरा, कांग्रेस जिस तरीके से सेंटर लेफ्ट खेलती है, आप समझिए, क्योंकि अब तो फुटबॉल फीफा आ रहा है तो ये टर्म हम ले सकते हैं। आपके लेफ्ट में पूरी तरीके से लेफ्ट वाले हैं, आपके राइट में पूरी तरीके से राइट वाले हैं। ये अजीब सा इन्होंने आज एक इत्तेफाकी हो गया हमारी स्क्रीन पर भी, लेकिन ये दिलचस्प है। तो आप हैं सेंटर लेफ्ट, आपका झुकाव अगर सरकार बनाने की स्थिति आए तो आप इनके रोहित जी के साथ तो कभी नहीं जाएंगे, हाँ राजन जी के साथ में जा सकते हैं। ये एक स्थिति हमने पहले भी देखी। बीजेपी समटाइम्स से वी आर आल्सो इकोनॉमिक लेफ्ट, इनके पॉलिसीज भी बोलते हैं कि मेकर्स भी बोलते हैं कि हम लोग भी इकोनॉमिक लेफ्ट है। वो तो खैर अभी ना घोड़ा दूर ना मैदान, कल शपथ लेने दीजिए, बाकी सारी नजर आप सबसे पहले जो डिसीजन आएगा वो पोर्ट पर ही आने वाला है। अडानी पहुंच रहे हैं वहां पे, टेंशन मत लीजिए उसकी। अब बताइए आप, मैंने एग्जैक्टली मैं इसीलिए मैं समझ रहा हूं, लेकिन ये सवाल पहले ये लेफ्ट के लिए ज्यादा मुफीद है, आप सेंटर लेफ्ट खेलिएगा। अभी राजेंद्र जी देखिए, अडानी पहुंच रहे हैं, अब इसमें कहीं कोई मुगालता किसी को होना नहीं चाहिए। सबसे पहले पोर्ट वाला मसला हल किया जाएगा, क्योंकि बीजेपी भी चाहती है, अडानी भी चाहते हैं और देश भी चाहता है कि जो बंदरगाहों की स्थिति है वो ज्यादा बेहतर हो। मुंद्रा पोर्ट उनका बनाया हुआ है, उसका एक्सपीरियंस देश ले रहा है, तो अभी जो चीज पश्चिम में है वो पूरब में भी दिखे। अब ये बताइए कि जो लेफ्ट खड़ा होता है वो गरीब गुरबा मजदूर आंदोलन, आपकी तो पूरी राजनीति हिंसा पे बेस करती है। ये बंगाल नया बनाएंगे तो ऐसा कैसे चलेगा? कुछ सपोर्ट इनका आप करने वाले हैं, कुछ अपने अंदर भी तब्दीली या पुराना ही रवैया? नहीं, ये बात तो सही नहीं कि राजनीति हिंसा में बेस करती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लेफ्ट आने से हिंसा चालू होता है। जितना लोग हमारे पश्चिम बंगाल में आज तक मारे गए, 77 से पहले बोलिए 72 से पहले सरकार रहते हुए, हिंसा लेफ्ट का ऊपर ही होता सब, और लोग हमारे ही मारे जाते हैं। आज जो शुभेंदु अधिकारी चीफ मिनिस्टर बने हैं, नंदीग्राम में इनका भूमिका क्या था, या आप ममता जी से पूछिए, या ममता जी का भूमिका नंदीग्राम थे, शुभेंदु अधिकारी जी से पूछिएगा। लेफ्ट जहां तक बात, हम लोग आज भी रास्ता में थे। बीजेपी शायद हमारे साथी रोहित जी को उनको खबर नहीं है, वो बोल रहे कि एक महीना तो कोई टीएमसी को लेंगे नहीं। फिर आपको जान करके आश्चर्य होगा, जो न्यू मार्केट में जो बुलडोजर चलाने वाले जो लोग थे वो तृणमूल से कुछ दिन पहले ही बीजेपी में आए थे, और वहां पर न्यू मार्केट में हॉकरों से जो चंदा तृणमूल उगाही करती थी, वो चंदा खुद लेने के लिए, वो जो तोलाबाजी जो बंगाल में बोला जाता है, कट मनी बोला जाता है कि आप तक भाई तृणमूल को गुंडों को देते थे, अब बीजेपी को गुंडा को आपको चंदा देना पड़ेगा, इसलिए उन्हें बुलडोजर का डर दिखाया गया। और इसीलिए हम लोग लेफ्ट, आपने ठीक ही कहा कि हम लोग मेहनत कश मजदूर के पक्ष में है, तो हम लोग रास्ते में इसलिए आज भी उतर के प्रतिवाद किया। ये बंगाल में रोहित जी को समझना जानना पड़ेगा। आज आपके ऊपर के नेता बोल रहे हैं कि नीचे हम कोई को नहीं लेंगे, आप नीचे जाकर देखिएगा पूरा का पूरा इलाका में तृणमूल कांग्रेस में पहले कहूंगा बीजेपी करण हुआ है। हर जगह तृणमूल कांग्रेस का ऑफिस में बीजेपी का झंडा लग रहा है, अब बीजेपी का झंडा उड़ रहा है, और ऊपर से नेता बोले हम कोई बीजेपी वाले नेता नहीं है। लेकिन माइनॉरिटी तक, यहाँ तक जो मुस्लिम जो तृणमूल कांग्रेस थे, जो गुंडे थे, जिनका खिलाफ में बीजेपी सालों साल से लड़ते आई है, वो भी आज जाकर के बीजेपी का झंडा पकड़े हैं। अब कलकत्ता के 54 नंबर वार्ड में शाह आलम का नाम हो सकता है, परवेज आलम का नाम हो सकता है, संजू का नाम हो सकता है। तो यहाँ पर पूरा का पूरा तृणमूल करण ही हुआ है पश्चिम बंगाल में। और अफसोस के बाद ये जनता दोबारा से चर्चा करेगी जार विरुद्ध लौड़ना, मैंने जिसका खिलाफ हम लड़े हैं, दोबारा से वो लोग पश्चिम बंगाल के राज्य सत्ता में आए। ये तो एक तो बड़ा समस्या का बात है। और लेफ्ट जो है, लेफ्ट हमेशा से हम लोग बोल रहे हैं कि आज भी हिंदुस्तान में श्रम कोड लाके 8 घंटा काम को 12 घंटा किया जाए, ये हो रहा मुद्दा का बात। हम लोग ये मुद्दा उठा रहे हैं कि वर्कर्स का जो मुद्दा है, नोएडा में श्रमिक रास्ता पे आ जा रहे तो सरकार बोले कि पाकिस्तान कहाँ थे, तो अफसोस का बात है। राजेंद्र जी, जो बात आपने कही है तो मार्के की, लेकिन इसमें मैं फिर से आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे भी मान लीजिए वो ठीक है, टीएमसी वालों ने ही अपना बुलडोजर चला दिया और कटमनी उनके पास पहुंचे, वो बीजेपी का झंडा उठाए हैं। बीजेपी क्या मतलब देश के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते नहीं है कि वो परवेज के शकल में कोई संजू घूम रहा हो या अपना नाम कुछ भी XYZ बता रहा हो, वो इस देश में रहे। लेकिन समस्या ये है कि पिछले 49-50 साल में जिस तरीके से वो आया है, अब उसकी पीढ़ी बदल गई है, राशन कार्ड भी है, आधार भी है, वो हिंदुस्तानी है नहीं, ये हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं।
जुबैल जी बैठे वो भी ये बात जानते हैं, कहें ना कहें अपनी जगह पर राजनीति की व्यवस्था होती है। हम सब जानते हैं कि सब है नहीं। जब देश बटा 1947 में, तो जिसको जहां जाना था वो चला गया, और ये जो आए हैं या जो दिख रहे हैं ये कभी हिंदुस्तान के नहीं होंगे, किसी को शक नहीं है इसमें। तो ऐसे में जिस तरीके की स्थिति आप जो बता रहे हैं, अगर ये हटाना का काम शुरू करते हैं तो सबसे ज्यादा दिक्कत भी लेफ्ट वाले ही पैदा करेंगे या टीएमसी के लोग आएंगे। ये इस बात से सहमत नहीं। पहला बात तो सहमत नहीं कि ये लोग बाहर से, क्योंकि हम कलकत्ता में रहते हैं और कलकत्ता के बीच में रहते हैं। हमें आसपास में आज तक जो भी पुराने दोस्त मिले सब यहीं के मिले हैं। इलेक्शन में एसआईआर हुआ है, 27 लाख लोगों का जो नाम बांट दिया है, 27 लाख लोग एप्लीकेशन दिए, और इलेक्शन कमीशन एक भी अभी तक नहीं बोल पास। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि यहाँ पर भूल हुआ है, हम लोग ट्राइब्यूनल में जांच करें, हम लोग देख रहे हैं, अभी तक उसको कंफर्म नहीं कोई नाम क्यों बात किया गया। तो अभी तक इलेक्शन कमीशन एक भी घुसपैठिया नहीं निकाल पा रहा है। केंद्र में बीजेपी सरकार यहाँ पर घुसपैठिया नहीं पकड़ पा रहे हैं। यहाँ पर मुद्दा है रोजी रोटी शिक्षा स्वास्थ्य, और रोजी रोटी शिक्षा स्वास्थ्य का जगह में वापस से हमें घुसपैठिया की तरफ ले जाया जा रहा है। अब घुसपैठिया का सपना दिखाकर 1000 रुपए सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया गया है। पहले सिलेंडर जब आपका ब्लैक होता था 3000 में, अभी सरकार खुद ब्लैक करने लग गई। तो क्या ये मुद्दा नहीं है? और घुसपैठिया तो उसे निकालिए, कौन लोग है? आपके गृह मंत्री है, आपके रक्षा मंत्री है, आपके प्रधानमंत्री है। भाई सवाल ठीक है, एसआईआर में आप ठीक किए ना, एसआईआर में आपको जो ठीक है राजेश जी, जो बात आपने कही है, आपका बेटा का डॉक्यूमेंट नहीं मिला तो पापा का डॉक्यूमेंट है, पापा का डॉक्यूमेंट नहीं मिला तो बेटा का नाम चला गया। ठीक है, जो बात आप कह रहे हैं हमारे साथ में, ऐसा एक परिवार नहीं है जो पूरा का पूरा परिवार का कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं मिला है, ऐसा तो एसआईआर में खोज के नहीं मिले। ठीक है, किनका नाम कटा है? एक 22 साल का लड़का का नाम कट गया तो उसका पापा का नाम है, पापा का नाम कटे तो बेटा का नाम। तो यहाँ पर तो घुसपैठिया एसआईआर वाले भी निकाल के नहीं दिखा पा रहे ना हमारे केंद्र मंत्री। लेकिन मुद्दा अभी उसका अभी आता है साहब, उसका भी हिसाब किताब करते हैं राजेंद्र जी। हमारे साथ में सुमित मल्होत्रा जी भी हैं, आमिर खान के घर में नहीं चला, टीएमसी के लीडर हैं। ठीक है राजेंद्र जी, सुमित जी के पास हम चलेंगे। राजेंद्र जी की बात आप सुन रहे होंगे, सुमित जी वो घुसपैठियों को लेकर के अपनी चिंता जाहिर कर रहे थे। लेकिन एक चीज ये बड़ी है कि जो आदमी, मान लीजिए आज से 50 साल पहले कोई व्यक्ति बॉर्डर पार करके आया, अब पिछले 50 साल में उसको यहां की जो भी सरकारें रही बंगाल में, उन्होंने राशन कार्ड भी दिया, आधार भी बना, और तमाम जो फैसिलिटेशन है जैसे ओरिजिनल इंडियन के लिए, वो सब भी उसके पास आ गए। अभी उसकी पीढ़ी बदल गई। हम सब जो चर्चा कर रहे हैं ये भी एक नौजवानों की पीढ़ी है, मतलब उस 50 साल पहले वाला आदमी है कि नहीं है ये देखना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों ने तो अपने अड़ोस पड़ोस में जिनको देखा है, जिनके साथ में खेले हैं, पले बड़े हैं, हम तो ये मान के चल रहे हैं कि जैसे हम हिंदुस्तानी वो भी है। लेकिन उसकी गवर्नेंस अपनी तरह से अलग तरीके की भी होती है। टीएमसी को भी इस बारे में पता है, क्योंकि बाकायदा घुसपैठ के बाद वो जहां रिपोर्ट करता है, रिपोर्ट करने के बाद उसको जिला, और उस जिले के बाद राज्य पूरा सिनेरियो उसका डिसाइड हो जाता है। और पश्चिम बंगाल और असम इसके गढ़ हैं। तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि अभी जो शुभेंदु अधिकारी, अब नया नाम आ ही गया है, चीफ मिनिस्टर का तय हो गया है, तो आपको क्या उम्मीद है कि ये जितना जड़ों में घुसा हुआ है पूरा पश्चिम बंगाल की, उसमें ये मट्ठा डाल पाएंगे, या ऊपर से बस हरा भरा करके और रंग रोगन करना ही यही काम रह जाएगा? शेखर भाई, मैं तो एक यही चीज कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की आज नए सीएम के रूप में शुभेंदु अधिकारी जी ने शपथ ली है। शपथ तो कर लेंगे, पर सीएम तो वही है, उन्हें भारतीय जनता पार्टी बना रही है। मैं चाहूंगा कि बंगाल की विकास की बात हो, रोजगार की बात हो, भाईचारा बना रहे, लड़ाई झगड़ा हो ना। पर आज देखा जा रहा है कि जब से 4 तारीख से काउंटिंग वाले दिन से ये लोग सीटें बड़ी बढ़त आई है, ये लोग सरकार बनाने की ओर अग्रसर है, तब से देखा गया बंगाल में जय श्री राम का नारा लगा करके लोगों के घरों में घुस के मारना, बुलडोजर ले जाकर के लोग घर गिरा देना, धमकी देना, कौन सा कल्चर आप अपना रहे बंगाल में? अगर आप कहते थे कि साहब वो 2021 में ऐसा हुआ है, वहां पे खून खराबा होता था, तो खून खराबा तो आज भी हुआ है, खून खराबा रुका नहीं है। क्या लॉ एंड ऑर्डर आप कह रहे हैं गृह मंत्री जी? भाई 2.5 लाख सेना, केंद्रीय सुरक्षा बल अभी भी बंगाल में है, क्या कर सामने खड़े हैं लोग, पत्थरबाजी कर रहे हैं, मार रहे हैं एक दूसरे को। वो 2.5 लाख सेना क्या कर रही थी? मूर्तर से बनी हुई थी, ये चाह रही है कि बंगाल में आग लगे। और देखिए उसका क्या रिजल्ट मिला कि शुभेंदु अधिकारी जी के पीए की हत्या हो गई। अब जिस व्यक्ति ने भी करी है, टीएमसी पार्टी आरोपी की मौत की सजा चाहती है।
आदमी को लेकर के आई है, जिसने मारा है वो आरोपी कौन है, उन्हें पकड़ा जाए जल्द से जल्द। बख्शा नहीं जाना चाहिए, चाहे वो कहीं पे भी हो, बांग्लादेश में हो, पाकिस्तान में हो, किसी धरती में छुपे हो, उन्हें लेकर के आइए, उन्हें सजा दीजिए, क्योंकि उन्होंने एक माँ से उसका बेटा छीना है, एक बहन से उसका भाई छीना है। राजनीति अपनी जगह, पर वो किसी राजनीति में नहीं थे, पर उन्हें शिकार बनाया गया है। इसकी भी जांच होनी चाहिए। सुमित जी, मुझे एक भाई, हाँ, नहीं, एक मेरा आश्चर्य सुन लीजिए आप, फिर आप अपना जवाब पूरा दीजिएगा। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, आप जैसे लीडर हैं टीएमसी में, जो इस तरीके की बात कर रहे हैं कि कहीं पाताल में भी छिपा हो तो लेकर के आओ, उसने मां से एक बेटा छीना गया वगैरह वगैरह। इधर राजेंद्र जी हैं, वो ये बता रहे हैं कि मॉडस ऑपरेंडी किस तरीके की है कि उनकी पार्टी का जो लेफ्ट का कैडर था वो एक समय पे टीएमसी में चला गया, टीएमसी से आज वो बीजेपी में चला गया। उधर जुबैल भाई ने बताया कि वो जो बुलडोजर चल रहा है वो टीएमसी वाला ही अपना बीजेपी की दुकान का बोर्ड लगा करके और अपने ही कटमनी के चक्कर में उसको सब मार रहा है। सब तो जानते हैं आप लोग, ये फिर भी बंगाल की स्थिति, ये सुमित भाई ये समझ में नहीं आया, मतलब इसका राज खोलिए, ये तो बड़ा आश्चर्यजनक है। आप जैसे लीडर्स के होते हुए अगर ये हो रहा बंगाल में। शेखर भाई मुझे देखिए, नहीं देखिए, मैं वही कहना चाह रहा हूं ना कि अगर कोई जना बुलडोजर लेकर के जा रहा है तो पुलिस क्या कर रही है, पुलिस मूक दर्शक में क्यों खड़ी हुई है? अरे हम जो कह रहे हैं, आपकी विपक्ष हमारा ये कह रहा है, चाहे सीपीएम वाले कह रहे हैं, चाहे कांग्रेस वाले कह रहे हैं, चाहे भाजपा वाले कह रहे हैं, वो टीएमसी के लोग हैं, तो पुलिस वहां पे आर्मी क्या कर रही है? खड़ी हुई मूक दर्शक बनी हुई है। बुलडोजर किसके आदेश से निकला? कौन चला रहे हैं लोग? क्यों नहीं उनके ऊपर कार्रवाई हुई अभी तक? क्यों नहीं उनके ऊपर कार्रवाई हुई अभी तक? आज 4 तारीख से आज 4 दिन हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्हें उठा करके बंद किए, सारी वीडियो आपके पास है, उन्हें बंद कर दीजिए, उठा के कार्रवाई करिए उनकी सब, पर नहीं करेंगे आप। मुझे विश्वास है कि जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी जी को बनाया है, केवल बात ही होंगी, कोई काम नहीं होगा। हमें पूर्ण विश्वास है क्योंकि शुभेंदु अधिकारी जी खुद एक आरोपी है, कटमनी का आरोप आते हैं, कटमनी के आरोपी हैं, चिट फंड घोटाले के आरोपी हैं। क्या आरोप उनके ऊपर सीबीआई ईडी ने लगाया और भारतीय जनता पार्टी ने लगाया था जब ये टीएमसी में थे, और उसी के कारण इनको पार्टी छोड़नी पड़ी थी और भाजपा में जाना पड़ा। आरोप मुक्त नहीं हुए हैं, या तो भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि वो आरोपी नहीं थे, हमने केवल उनके खिलाफ ऐसे ही मनन गलत बातें करी थी ताकि उन्हें टीएमसी छोड़नी पड़े, भाजपा में आना। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का यही चरित्र है कि सबके ऊपर आरोप लगा तो सीबीआई ईडी द्वारा भेजो और नेताओं को तोड़ो, अपनी पार्टी में लाओ और सरकार बना लो। यही काम है इनका पूरे देश के अंदर। आप उठा के देख लीजिए, चाहे असम हुआ, बंगाल हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, कहीं पे भी आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, कहीं पे भी, महाराष्ट्र हो गया, ये लोग यही काम करते हैं। सीबीआई ईडी के द्वारा नेताओं को तोड़ा जाता है, अपनी पार्टी में लाते। इन्होंने आज तक अपने नेता क्यों नहीं बनाए? और अभी भी शुभेंदु अधिकारी को सीएम बनाया। भारतीय जनता पार्टी में कोई लायक नेता नहीं था जो सीएम की गद्दी बैठ पाए। इतने नेता हैं इनके भारतीय जनता पार्टी के बंगाल में। ये भी एक बड़ा प्रश्न है कि इनके पास भारतीय जनता पार्टी एक नेता नहीं था क्या? जिन लोगों ने जो पुराने लड़ाई लड़ते हुए आ रहे हैं बंगाल में, उनमें से किसी नेता को नहीं बना पा रहे थे, किसी एक महिला को नहीं बना पा रहे थे। जो देश के प्रधानमंत्री 33% आरक्षण की बात करते थे, छाती पीट पीट करके कहते थे कि विपक्ष के वाले विरोधी हैं, महिला विरोधी हैं। अरे तो हमने तो महिला को बनाया मुख्यमंत्री, आप भी बनाते तो अच्छा लगता, पर आप लोग महिला। चलिए ठीक है सुमित जी, आपने तो आप आज बनाते हो महिला को। जो आरोप लगाए हैं उसका जवाब हम रोहित जी से लेते हैं। रोहित जी, 2 चीजें बड़ी स्पष्ट हैं, आप उसका जवाब अगर दे दें। एक तो ये सवाल सभी ने लगभग उठा दिया है कि सेंट्रल फोर्सेस वहां पर हैं और एडमिनिस्ट्रेशन अपनी तरह से काम कर सकता था। अगर इंडिकेशन उसको दे दिया जाता, उसको एक लाइन दे दी जाती तो वो उस तरीके से काम कर सकता था। दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि भाईचारा बना रहे। अब ये बात एक अलग है कि जो पिछली सरकारें रही हैं उसमें एक तबका किसी को भाई समझता था, लेकिन जो भाई जिसको समझता था वो सामने वाले को चारा ही समझता था। तो अब ये जो स्थिति है इसको आप कैसे ओवरलुक कर सकते हैं? देखिए, पहली बात यह है कि सुमित जी को बात सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अगर यही बात वो खुद जाके ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को सिर्फ 1 हफ्ते पहले बताते, जब अभिषेक बनर्जी बोल रहे थे
कि 4 मई 12 बजे के बाद हम जगह जगह जाके डीजे बजाएंगे। जब ममता बनर्जी ने बोला था कि इस बार बदलाव लेने का चुनाव है, बदलाव का चुनाव नहीं है, अगर यही चीज तब बोलते तब शायद अच्छा होता। यही चीज अगर सुमित जी लोकसभा चुनाव के बाद जब बीजेपी को इस राज्य में से 12 सीट मिले और उसके बाद कोच बिहार में एक मुस्लिम महिला जो हमारे कार्यकर्ता है उनका कपड़ा उतार के उनको बालों से घसीट के लेके गया, तब अगर यही चीज सुमित जी बोलते तब शायद स्थिति बहुत ही अलग होती। स्थिति बहुत ही अलग होती जब अगर खेजूरी में 4 मई 2021 को खेजूरी नाम का एक एरिया है, वहां पे एक 60 साल की एक बुजुर्ग महिला, उनके घर में 5 टीएमसी के गुंडे घुसे, उनके 5 साल के पोते के सामने उनका गैंग रेप किया गया। अगर सुमित जी शायद उस दिन वहां पे होते शायद वो चीज नहीं होता। हमने सब कुछ झेला है, हमने सब कुछ देखा है, इसीलिए हमें पता है कि अगर एक माँ के कोल से अगर माँ के उनके जगह से अगर बच्चा मर जाए तो क्या होता है, ये दर्द हमें पता है, इसीलिए हम अलाउ नहीं कर रहे हैं। और हम देखिए ये प्रॉब्लम है कि जो सिस्टम है ना ये पूरा अंदर तक सड़ चुका है, इसको क्लीन करने में टाइम लगेगा। ये हम नहीं बोल रहे हैं कि बीजेपी आएगा और एक दिन में पूरा सब कुछ चेंज होगा, क्योंकि पॉसिबल नहीं इस तरीके से चेंज। आज अगर आप पश्चिम बंगाल का स्थिति देखिए, मैं डेटा से आपको बताना चाहता हूँ। आज डोमेस्टिक वायलेंस में नंबर 1, पॉलिटिकल किलिंग्स में नंबर 2, उसके बाद विमेन रिलेटेड क्राइम्स में नंबर 2, रेप्स में नंबर 2, कन्विक्शन रेट पश्चिम बंगाल का देश में सबसे कम है, सिर्फ 2.47%। एसिड अटैक्स में पश्चिम बंगाल नंबर 1। जो मिसिंग विमेन है, जो विमेन ट्रैफिकिंग होते हैं, इनमें 1 से 3 लगातार होते आ रहे हैं। तो ये सिस्टम पूरा चेंज करने में टाइम नहीं है, क्योंकि सिस्टम लेफ्ट ने शुरू किया था। आज लेफ्ट अचानक से बहुत अच्छे बन रहे हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2001 साल में जब लेफ्ट जीते थे, तब यही खेजूरी में एक टीएमसी के कार्यकर्ता को उस समय, क्योंकि वो टीएमसी का था, 1 हफ्ते तक उनकी डेड बॉडी को टंगा के रखा गया ताकि लोग डरे उससे, ताकि लोग टीएमसी पे ना आए। तो उसके बाद अभी वो टीएमसी भी सेम चीज कर रहे थे हमारे साथ, पर हम वो चीज नहीं करेंगे। आप एक भी ऐसे दिखा दीजिए। रोहित जी पहला बात, आप डेटा थोड़ा नहीं, आप जो डेटा दिए वो डेटा को करेक्शन करें। आप जो बोल दिए फट सब चीज में नंबर 1 सब चीज नहीं, डेटा भी गलत, वो डेटा भी गलत नहीं, वो डेटा भी गलत। डोमेस्टिक वायलेंस में बंगाल में नहीं है, पहले से आप लोग विरोधी है, लेकिन आपको डेटा सही से देना चाहिए। और आप 2001 का बात बोले, वो 2001 का बात नहीं है, वो माओवादी ने सीपीएम के नेता का आपका नंदीग्राम में वहां पर शुभेंदु अधिकारी ने 14 दिन तक बॉडी टांग के रखा था। राजनाथ सिंह ममता बनर्जी को सर में छाता रखे थे। टाटा को बंगाल से भगाने वाला भारतीय जनता पार्टी था, उस टाइम ममता जी के साथ में थे। आज आप बोल रहे हैं बंगाल को नहीं करेंगे, मुझे चिल्लाना नहीं है, मुझे चिल्लाना नहीं है बिल्कुल भी। चलिए ठीक है राजेंद्र जी, हो गया, ठीक है। रोहित जी, बीच में आप गलत, हमारे साथ में एक और मेहमान जुड़ गए हैं, हम एक टिप्पणी पहले उनसे भी ले लेते हैं। अशोक साहू जी हमारे साथ में जुड़े हैं। आ रहा हूं रोहित जी। अशोक साहू जी हमारे साथ में जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप दोनों लोगों की आवाजें रोक दीजिए। अशोक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके की स्थिति अभी बंगाल में बनी हुई है और उसके बीच में शुभेंदु अधिकारी जिस तरीके से एज ए चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट अब सामने आ चुका है उनका नाम, क्या आपको लगता है कि जो स्थिति है उसमें ओवरनाइट कुछ भी ऐसा होगा जो अपनी तरह की एक नजीर हो? अशोक जी, मेरा सवाल आपसे है, अनम्यूट कर दीजिए अपना माइक। चलिए ठीक है, हमें लग रहा है कि आप तक आवाज ही नहीं पहुंची है। मैं जुबेल जी आपसे ये समझना चाहूंगा कि जो बातें आपने बताई हैं, मतलब सच्चाई सबको पता है, अक्रॉस द पार्टीज पता है, लेकिन अपनी अपनी पार्टी की सियासत आगे बढ़ाना भी पार्टियों की जिम्मेदारी है, आप जैसे कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। तो क्या आप एक नई पॉलिटिक्स की उम्मीद करते हैं कि जैसे बाकी के देश में चीजें आगे बढ़ती हैं, चलता है, कांग्रेस भी आती है, लेफ्ट की भी अलग अलग सरकारें नहीं, हालांकि अब लेफ्ट की कहीं सरकार है नहीं, या क्षेत्रीय दलों को ही मौका मिलता है टीएमसी जैसे, तो उस तरीके की पॉलिटिक्स हो, या आपको लगता है कि ये 50 साल से जो कुछ चला आ रहा है वो अभी भी चलता रहेगा और उसके बगैर बंगाल नहीं रहेगा? देखिए, एक बात तो है कंटिन्यूटी। अगर कोई चीज चल रही है तो अगर सत्ता में आपको रहना है तो वो चीज को चलाना पड़ेगा। ये चीज अगर सत्ते वाले लोग जानेंगे तो बहुत जरूरी होगा कि वो चीज चलाना पड़ेगा। जैसे कि
आपको एग्जाम्स लेने पड़ेंगे, आपको जॉब्स देने पड़ेंगे। ये सब चीजें नहीं कर पा रही थी टीएमसी का फेलियर था कि वो जॉब्स देने में असफल रहा, एग्जाम करवाने में असफल रहा। लोगों को लक्ष्मी भंडार से इम्प्रेस नहीं कर पाए ये लोग, इसीलिए टीएमसी की सरकार गई और लोग यहाँ पे अच्छा लॉ एंड ऑर्डर मांग रहे थे, इसलिए कि यहाँ पर नारी सुरक्षा का सवाल है, यहाँ पर देश के छोटे छोटे बच्चों का सवाल है कि अभी ये लोग जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, जो बीजेपी जो टीएमसी के गुंडे थे वो अभी बीजेपी में ज्वाइन कर गए रातों रात। इससे क्या हुआ, एक कंटिन्यूटी आया, लेकिन क्या वो लोग डिफरेंट पॉलिसी नहीं ला सकते थे, उन लोगों को ब्लॉक नहीं कर सकते थे बीजेपी? यही मैं बोलना चाहता था। चलिए ठीक है रोहित जी, चुनौतियां कई हैं, बात घूम घूम के वही आ रही है कि आखिर आप कैसे कंट्रोल करेंगे, क्योंकि जो जहर है वो जड़ों तक गया हुआ है। और बड़ी चीज यह है कि वो जड़ें जो जमी हैं आपकी भी, उसमें बहुत सारी पौध ऐसी है जिसकी ट्रेनिंग या तो लेफ्ट में हुई है या फिर टीएमसी में हुई है। और उससे भी बड़ी चीज यह है कि वो पौध ऐसी है जो हो सकता है कि इस देश की ना हो, उसके पूर्वज कभी सीमा पार से आए हों और आज हम समझ रहे हैं कि वो हैं। देखिए, आपने जो चेंज की बात की, सुनाई दे रहा है? हाँ जी बोलें आप। आपने जो अभी चेंज की बात की, मैं थोड़ा सा वही, अगर हम चेंज नहीं ला सकते थे, लास्ट टाइम 1 महीने पहले पश्चिम बंगाल के बेलडांगा में एक राइट्स हुआ था, और वो हुआ था फ्राइडे को। बहुत सारे जर्नलिस्ट गए थे वहां पे। ममता बनर्जी ने फिर बोला, एक महिला जर्नलिस्ट के ऊपर अटैक भी हुआ था, फिर ममता बनर्जी ने जर्नलिस्ट की तरफ बोला कि आप लोग वहां पे गए क्यों थे, वो उनके रिलीजियस प्रॉब्लम है। और यही चीज सिर्फ 2 दिन पहले तोपशिया में हुआ था। तोपशिया में एक ऐसे ही कम्युनल वायलेंस हुए और 40 लोग 5 घंटे में अरेस्ट हो गए। पश्चिम बंगाल में लास्ट आपने ऐसे कब देखा था? बहुत सारे फोर्सफुल वायलेंस हुए हैं। फोर्सफुल वायलेंस में पश्चिम बंगाल की पुलिस ने कितने लोगों को अरेस्ट किया है, पर आज आप देख लीजिए लगभग ऐसे कब हुआ था पश्चिम बंगाल में? तो ऑब्वियसली चेंज करने में टाइम लगेगा। हम चेंज कर रहे हैं और हम सक्सेसफुल होंगे भी ये चेंज में। ये हम सब यही उम्मीद रखते हैं कि जो विरोधी है वो हमारे साथ में कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करे, और ये जो हम एक आइडियोलॉजिकल बैटल लड़ रहे हैं, इस बैटल में हमारे साथ रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रोहित जी आपका हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। जुबैल जी, नीरज जी, राजेंद्र जी और सुमित जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास आज वक्त इतना ही था। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए चीफ मिनिस्टर होंगे, उनके नाम का ऐलान हो गया है। धीरे से मंत्रिमंडल भी बन जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए अपने कदम बढ़ाना शुरू कर देगी। बड़ी चीज जो सामने से चुनौती के रूप में दिख रही है वो ये कि पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ी आबादी ऐसी भी है जिसने किसी समय उनके पुरखों ने बाढ़ के नीचे से, तार के नीचे से हिंदुस्तान में घुसपैठ की थी। उनकी औलादें हुई, उनकी औलादों की औलादें हुई, और आज वो सब पश्चिम बंगाल में कुछ इस तरीके से घुले मिले हैं कि लोग यही समझते हैं कि ये तो हिंदुस्तान के ही हैं। वो न तब हिंदुस्तान के थे, ना आज हिंदुस्तान के हैं, ना कल हिंदुस्तान के होंगे। वो केवल अपने सर्वाइवल के लिए एक पार्टी से दूसरी पार्टी, दूसरी पार्टी से तीसरी पार्टी, यही करते आए हैं पिछले 50 साल से। पुरखों से उन्होंने यही सीखा है। तो बहुत आसान है इस लाइन को चिन्हित कर लेना कि कौन है ऐसे जो रातों रात लेफ्ट से टीएमसी में गए थे और टीएमसी से बीजेपी में आए हैं, और उनके डीएनए में उसी तरीके की चीज है जो हिंदुस्तान के भाईचारे को खतरे में डालती है। जिनको भाई समझा जाता है वो दरअसल सामने वाले को चारा समझते हैं। तो जरूरी है, बीजेपी की सरकार से यह उम्मीद जरूर की जाती है कि वो ऐसे भाईचारे में ऐसे भाइयों को वहीं भेज दे जहां उनके पुरखे जाना चाहते थे, बहुत पहले हिस्सा लेकर के जा चुके हैं। बाकी रही बात विकास की, तो वो बीजेपी को करना ही पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी ने अपनी लाइन इस तरीके की बनाई है
कि जब हम सत्ता में आते हैं तो फिर जल्दी नहीं जाते हैं। नमस्कार। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं और बंगाल के भावी मुख्यमंत्री श्रीमान शुभेंदु अधिकारी जी। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद।